नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्टडी विद जीवन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज क्लास 7 हिस्ट्री एनसीईआरटी उनका जो चैप्टर नंबर 7 है, जनजाति, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय, इनके बारे में हम जो है इस चैप्टर में अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी ने जो है कभी ना कभी टीवी चैनलों में या फिर कोई न्यूज़ वगैरह में जनजाति के बारे में पढ़ा होगा। इंटरनेशनल या नेशनल या फिर आप अपने स्टेट, जो भी आप स्टेट से हैं, वहाँ पर आपने जनजाति के बारे में कहीं ना कहीं देखा होगा। 15 अगस्त पे जब रैलियाँ होती है उसमें उनकी जो झलकारी होती है, उनकी जो झांकियाँ रहती है, उनके बारे में आपने देखा होगा। क्योंकि ये बहुत मस्त मौला टाइप की रहती है। जनजातियाँ जो रहती है अपने आप में बहुत ज़्यादा क्या रहती है, उन्नत किस्म की रहती है और अपने आप को जो है संस्कृति में जो है उस तरीके से अपने आप को वहाँ पर इन्वॉल्व करती हुई दिखाई देती है। तो ये जनजातियाँ होती है। तो जो जनजाति के बारे में चैप्टर में देखेंगे कि जनजाति कौन है, वो उनमें से व्यापारी वर्ग वाले लोग कौन हैं जिन्होंने जो पुराने समय में व्यापार का काम किया। खानाबदोश लोग कौन है, खानाबदोश जैसे जनजाति वगैरह ये खानाबदोश के नाम से भी जानी जाती है। तो इन ही बेसिक चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में जो है हम देखेंगे। तो जो जनजाति रहती है वो पहाड़ी इलाकों, रेगिस्तान, दुर्गम जगह जैसे जंगलों में निवास करने वाली जो है जनजातियाँ रहती है। ये जो है ये मैंने जो है ये क्लास 7 हिस्ट्री एनसीईआरटी का जो चैप्टर 5 है, आप जो टॉपिक देख रहे हैं, इसका जो है मैंने अपने नोट्स बनाए हैं, सेल्फ नोट्स बनाए हैं। और जो उस चैप्टर के हैं बहुत ही सिंपल वे में जो है एनसीईआरटी की समरी बनाई है। तो आप इसको देख के इसको फॉलो करके आप वहाँ पे एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको बहुत बेसिकली अच्छे से समझ में आएगा। तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो पहाड़ों, रेगिस्तान और दुर्गम जगह, इन क्षेत्रों में जंगलों में निवास करती है। जनजातियाँ जो रहती है वो दूसरे लोगों को क्या नहीं कर पाती हैं, दूसरे लोगों से एडजस्ट नहीं हो पाती है, अपने आप को बहुत सीमित रखती है और अपने आप को जो है अपने जितने भी संसाधन, प्राकृतिक संसाधन है, उनमें अपना जीवन यापन करना ही इनको मतलब अच्छा लगता है। और पहाड़ी रेगिस्तानी इलाकों में इसलिए रहती है ताकि जो है इनका संपर्क, इनकी कल्चरल एक्टिविटी जो दूसरे लोगों से क्या नहीं हो, इंटरेक्ट नहीं हो, ताकि ये अपने आप को क्या करे, अपने आप को, उनका भय जो है वो भय रहता है ताकि दूसरे लोग जो है इनकी संस्कृति पर कब्जा न कर लें, जैसे अंग्रेज़ों के टाइम पीरियड में हुआ था। तो आप जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें आप अच्छे से जान पाएंगे कि किस तरीके से जनजातीय लोगों ने ही सबसे पहले, जब संथाल विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे आप तो पता चलेगा आपको कि जो जनजातीय लोग थे उन्होंने सबसे पहले ब्रिटिश हुकूमत के प्रति क्या किया था, विद्रोह किया था। तो ये जो जनजाति रहती है ये पहाड़ों, रेगिस्तान इलाकों या दुर्गम जगहों, जंगलों में निवास करती है। इनके जो सदस्य होते हैं एक दूसरे से जो है नातेदारी बंधनों से बंधे हुए होते हैं। ये जीविकोपार्जन करती है, मतलब कि एक अपने जीवन की जो आर्थिक जो ज़रूरतें रहती है, जो जीवन के लिए उपयोगी चीज़ें रहती है, जैसे खाद्यान्न वगैरह, इनके लिए क्या करती है, जीविकोपार्जन, खेती वगैरह भी करती है, शिकार और संग्रह का काम भी करती है, साथ में पशुपालन का भी काम करती है। अब खानाबदोश आप जो चैप्टर में देख रहे हैं हेडिंग में, तो खानाबदोश क्या होता है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमती फिरती रहती है। संसाधनों की कमी की वजह से एक स्थान पर रहती है तो ये क्या कर लेती है, वहाँ पर संसाधन खत्म हो जाते हैं तो दूसरी जगह या फिर कोई संग्रह के शिकारी इनकी ज़रूरत के हिसाब से जो है अपना स्थान बदल देती है। तो अपनी संस्कृति के संरक्षक होते हैं, पेड़ पौधे, प्रकृति की पूजा आदि करते हैं और अपने देवताओं वगैरह इनकी जो है पूजा आराधना करते हैं। प्रकृति से बहुत ज़्यादा लगाव होता है जनजाति का। आप सब ने देखा होगा कि ये जो है बहुत ज़्यादा आभूषण प्रिय होते हैं, है ना, प्रकृति संरक्षक चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहते हैं, संवेदनशील रहते हैं। तो इनके बारे में जो है आप ध्यान देख सकते हैं और गूगल करके आप अपने हिसाब से जानकारी और इकट्ठा कर सकते हैं। बेसिकली जो है एनसीईआरटी में ये चीज़ें जो है यहाँ पर जो है वो एक विस्तृत रूप में और अच्छे से एक समराइज तरीके से पढ़ाई जाएगी ताकि आप जो है आप अपने हिसाब से चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाएँ। ये रीति रिवाज, परंपरा, संरक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी जो है एक दूसरे को फॉलो करते हैं। भारत के लगभग हर क्षेत्र में जनजाति पाई जाती है। आप उत्तर से देखेंगे दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक हर क्षेत्र में जो है जनजाति पाई जाती है। भारत का जो स्टेट है, मध्य प्रदेश राज्य है, वहाँ पर क्या है, उस जनजाति का क्या कहते हैं, जनजाति प्रदेश कहते हैं, क्योंकि उसके हर क्षेत्र में जनजाति, आपको कोई ना कोई जनजाति मिल जाएगी। जैसे भील जनजाति है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो भील जनजाति। ऐसा ही एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन बन जाते हैं तो वो देख सकते हैं। इस तरीके से रीति रिवाज, परंपरा, संरक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे को ट्रांसलेबल करते हैं। भारत के लगभग हर क्षेत्र में जनजाति पाई जाती है। जैसे कि यहाँ पर जो है ये मैप क्वेश्चन में आपको दिखाया गया है कि जो है उत्तर पश्चिम क्षेत्र में बलोच, उत्तर प्रदेश में नागा, अहोम, पश्चिमी हिमालय में गड्डी, गडरिया, जो गडेरिया चराने वाले लोग रहते हैं वो भी एक जनजाति रहती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं उड़ीसा, बंगाल, मुंडा, संताल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, कोली, बेरात, दक्षिण कोलार,
मारवाड़, पश्चिम मध्य प्रदेश भिल जनजाति के लोग जो है यहाँ पर निवास करते हैं। तो इस तरीके से देख सकते हैं। अब कुल क्या रहता है, तो कुल जो है एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारी ये रहती है कि कुल जो रहता है, कुल एक कुल के लोग, हम आम बोलचाल में भी बोलते हैं कि आप किस कुल के हैं। तो कुल जो रहता है वो क्या रहता है, ये जनजाति के हिसाब से जो कुल रहता है वो एक ही पूर्वजों की, जैसे बहुत सारे समाज, जो जनजाति समाज रहते हैं वहाँ पर बहुत सारे परिवार रहते हैं, और परिवार जो रहता है, परिवार में बहुत सारे जो लोग अलग अलग घर के लोग रहते हैं, लेकिन जो परिवार रहते हैं वो अपने आप को जो है एक ही पूर्वज की संतान मानते हैं। तो इस चीज़ को बोलते हैं कि कुल परंपरा जो है जनजाति में पाई जाती है, और अपने आप को एक ही जो है संतान मानते हैं। खानाबदोश और घुमंतु जनजाति तो है कौन से, जैसे चरवाहों, जैसे जानवरों के साथ, है ना, साथ साथ पशु उत्पाद वगैरह, अनाज, कपड़े, बर्तन, इनका भी क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। अब देखते हैं बंजारिया एक जनजाति है जो व्यापारी खानाबदोश होता है। व्यापार करने वाले जो लोग थे पुराने समय में उनको बंजारा बोलते थे। उनका कारवा मतलब उनका जो एक समुदाय रहता था उसको टांडा कहते हैं। मध्यकालीन भारत में आप सभी ने जब हमने देखा था 6 क्लास एनसीईआरटी में, या अभी जिस जस्ट इसे 2 जो चैप्टर पहले इसका पार्ट 3 या 4 थे, उसमें जो अलाउद्दीन खिलजी वंश के बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझी थी कि अलाउद्दीन खिलजी, तो अलाउद्दीन खिलजी वही है जिसने बाजार व्यवस्था वगैरह जो है इसकी शुरुआत करी थी। आप थोड़ा अपने आप को रिकॉल करिए, तो उसमें अलाउद्दीन खिलजी जो है इन बंजारा लोगों का उपयोग किस में किया था, तो अनाज और माल ढुलाई के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए किया था, क्योंकि उस समय जो है ट्रक या बस वगैरह या और सारी जो दूसरी जो रेलवे का विकास नहीं हो पाया था, तो इस कारण जो है ये मध्यकालीन भारत के ये किया गया था। उसी तरह मुगल बादशाह जहांगीर ने भी बैलों का अनाज पर लेकर जाना, है ना, मवेशी, घोड़े, रस्सी, सरकंडे की चीज़ें, फूस इत्यादि, नर्तक, गायक, तमाशबीन, इन लोगों का जो है इस्तेमाल किया। इसके अलावा जो है ये नर्तक, गायक और तमाशबीन बन गए, बहुत सारे जो जनजाति लोग हैं ये बन गए। फिर 11वीं-12वीं शताब्दी में क्या होता है, 11वीं-12वीं शताब्दी में राजपूताना टाइम पीरियड है। आपने पृथ्वीराज चौहान के बारे में सुना होगा, है ना, महमूद गौरी, इनके बीच में जो आक्रमण हुआ था उस समय के बारे में आप जानते हैं। तो इसमें से बहुत सारे जो राजपूत शासक थे, बुंदेलखंड के राजपूत शासक थे, जिनमें हूण, चंदेल, गालुक के शासक हुए। इन्होंने अपने आप को जो है बहुत सारे जो जनजाति लोग थे इनसे, मतलब चंदेल, इन चालुक्य, इन शासकों के रूप में जो है इन्होंने उपाधियाँ ग्रहण कर ली और धीरे धीरे जो कृषि की शुरुआत करने लग गए। तो कुछ जनजाति के बारे में देखते हैं कि कौन सी जनजातियां हैं। जैसे कि कुछ जनजाति में गोंड जनजाति के बारे में सुना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट जनजाति है। गोंडवाना मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड क्षेत्र है वहाँ पर ये जनजाति पाई जाती है। स्थानांतरित खेती करती है, मतलब स्लेश बर्न, एक जो स्थानांतरित कृषि है, ये आपको 2 या 3 नंबर में इस तरीके से आप जो है पेपर में आ जाती है। तो इसको और अपने आप को जो क्या कर सकते हैं, हम उसको और अच्छे से पढ़ सकते हैं, डीपली पढ़ सकते हैं। लेकिन आज अभी देखते हैं एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, जैसे स्थानांतरित कृषि होती है। स्थानांतरित कृषि में जो है एक क्षेत्र रहता है, विशेष क्षेत्र रहता है। उस क्षेत्र में जहाँ पर जनजाति निवास करती है, अपने वहाँ के जो जंगल रहते हैं उनको जो है जला देते हैं, और वहाँ पर जो है अनाज जो रहते हैं उनके बीज डाल देते हैं, जिससे क्या हो, जिनसे जो है खेती हो और वो अपने जीवन यापन कर पाए। लेकिन कुछ समय के बाद में जो है उनमें, मतलब जनजाति में से मान्यता है कि अगर वो ज़मीन को जुताई करेंगे, मतलब इन ज़मीनों के अगर जो है इनको जो फावड़े वगैरह से जो खोदेंगे, तो उनको क्या होगा, प्रकृति का अपमान होगा, या प्रकृति माँ का अपमान होगा। तो इस तरीके से मान्यता कारण जो है, अंधविश्वास के कारण वो खेती नहीं कर पाते हैं, और जंगलों को जलाकर अगर 1 से 2 बार खेती करते हैं तो उस मिट्टी के उपजाऊपन में कमी आ जाती है, इसलिए उसको छोड़कर दूसरे संसाधनों की ओर या दूसरे जंगलों को काटते हैं। इस तरीके से लगातार ये जो है चलता रहता है कारवां, और जो है बहुत सारे जंगल इससे क्या हो गए, नष्ट हो गए हैं। लेकिन आप अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, अब जब हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशन वाली जब पॉलिटी पढ़ेंगे, तो उसमें आर्टिकल 21, जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे, मौलिक अधिकार पढ़ेंगे, तो वहाँ पर आर्टिकल 21 आता है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। मतलब हर व्यक्ति जो रहता है उसको अपना जो है, अपनी मतलब अपने जीवन यापन के लिए जो है आधारभूत सुविधा है, जैसे भोजन, वस्त्र, आवास, इनकी क्या होती है, इन चीज़ों की आवश्यकता के लिए जो है कुछ जनजातियों को इसमें रियायत भी दी गई है कि जो है स्थानांतरित खेती न करें, और कुछ जो है उनको जो है स्थानांतरित खेती की परमिशन दी गई है। तो गोंड जनजाति के बारे में अब इतना ही जो है बेसिकली। अब आगे देखेंगे अकबरनामा में जो गढ़कटन का गोंड राज्य था, है ना, अकबर टाइम पीरियड आपने पढ़ा होगा कि मुगल वंश का जो शासक था अकबर, उसमें जो अबुल फजल था उसका दरबारी कवि, उसने जो है अकबरनामा लिखा था। गढ़कटन का गोंड राज्य था, है ना, जो गोंड समाज था उसमें जनजाति विभाजन कैसा था, तो 12-12 गाँव से जो मिलकर है, सबसे छोटी का ये थी, 12 गाँव थे, एक समूह होता था जिनसे मिलकर बरहुता बनता था, और बरहुता से बहुत सारे बरहुता से बन के 84 गाँव बनते थे।
और 84 से बन के एक कुल बनता था, जिसमें जो है परिवार के बहुत सारे भिन्न समूह होते थे जो अपने आप को एक पूर्वजों की संतान मानते थे। गोंड शासक जो है राजपूतों की मान्यता प्राप्त, जैसे गोंड शासक अमन दास ने क्या कर ली थी, संग्राम शाह की उपाधि धारण कर ली थी, अपने आप को राजपूत शासक के रूप में मान्यता प्राप्त करवाई। गोंड शासक थे, बेसिकली जनजाति निवासी थे, लेकिन संग्राम शाह से संग्राम शाह की उपाधि ले ली। फिर कुछ समय बाद जो संग्राम शाह का पुत्र हुआ दलपत शाह, फिर दलपत शाह का जो विवाह है रानी दुर्गावती के बारे में तो अपने सभी को पता होगा कि रानी जो दुर्गावती है वो महोबा के चंदेल शासक की जो है पुत्री थी, राजकुमारी थी, है ना। इनका विवाह जो दलपत शाह से हुआ, लेकिन विवाह के कुछ समय उपरांत जो है दलपत शाह की असमय मृत्यु हो जाती है। फिर इनका एक अल्पवयस्क पुत्र वीर नारायण जो है राव जो है वीर नारायण जो है 5 साल की अल्पावस्था में जो है शासक बनता है और रानी दुर्गावती इसकी संरक्षिका रहती है। लेकिन रानी दुर्गावती चूँकि जो है राजपूत जो है राजकुमारी थी, तो उन्हें शस्त्र विद्या या क्षत्रिय धर्म जो रहता है वहाँ की जो उनकी परंपरा जो है, मतलब उनमें जो है वीरता के साहस, पराक्रम के साहस, एक कुशल नेतृत्व क्षमता जो है इनके पास थी। तो इन्होंने क्या करा, इनके हिसाब से जो है अपने आप को संरक्षिका बनकर जो है अपना कर्तव्य निभाया, अपने राज्य को बचाए रखा। लेकिन 1565 में क्या किया, अकबर ने जो है गोंड राज्य पर जो है आक्रमण करना चाहा, क्योंकि गोंड जो राज्य था वो जो है धन धान्य की दृष्टि से तो धन वैभव की दृष्टि से तो समृद्ध था ही, साथ में हाथियों की जो शरण स्थली थी वहाँ के लिए भी इम्पोर्टेंट था, है ना। वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्षेत्र हुआ करता था, इसलिए उसने जो है वहाँ पर जो है आरिफ खान मतलब सेनापति भेजा, अपना सेनापति, और गटंगा क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण पर जो है रानी दुर्गावती और आसिफ खान इन दोनों के बीच में बहुत मतलब क्या हुआ कि ये घना संग्राम युद्ध हुआ, जिसमें क्या हुआ, जो रानी दुर्गावती है वो अपने आप को असहाय पाते हुए अपनी ही जो खंजर रहता है उससे अपने शरीर पर घोंप लेती है और अपनी मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। तो इस तरीके से ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब गढ़कटंगा क्षेत्र के बारे में तो देख लिया कि युद्ध का कारण क्या था। ऐसे ही एक अहोम जनजाति है। अहोम जनजाति जो है वो म्यांमार में ब्रह्मपुत्र घाटी के बसे हुए क्षेत्र, जैसे ये जो है इंडिया है ना, इंडिया वाला क्षेत्र, ये पूर्वोत्तर भारत वाला क्षेत्र देखा है, इसके नीचे जो है पश्चिम बंगाल, यहाँ पर म्यांमार वगैरह पड़ोसी बारे में। तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पर जो है अहोम जनजाति पाई जाती है, अहोम जाति पाई जाती है। ये जो लोग थे इन्होंने क्या किया, भैया भूस्वामी पुरानी राजनीतिक प्रणाली को वापस लाए, है ना। म्यांमार वगैरह पश्चिम बंगाल साइड इन क्षेत्रों में जो है भूस्वामी बन गए ये लोग। फिर समय के साथ साथ क्या हुआ, आसपास जनजाति पर आधिपत्य कर लिया, क्योंकि एक क्षेत्र था, अब अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिया, तो आसपास वाले लोगों पर क्या किया, अधीनता उनको क्या अधीन बनाया। फिर जो है 1530 तक आग्नेय अस्त्र का इस्तेमाल कर लिया। अब तो इनके पास में एक आधुनिक अस्त्र ही था उस समय के हिसाब से, है ना। करस्ती आज तो मिसाइल, बड़ी बड़ी मिसाइल वगैरह है, बहुत सारे जो है अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी है, जो मतलब जो है सूचना प्रौद्योगिकी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है और टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप्ड है। साइंस टेक के मामले में तो बहुत सारे शस्त्र है, लेकिन उस समय जो आग्नेय अस्त्र, जो हाथ से चलाए जाने वाले अस्त्र थे, मिसाइल तो थी नहीं उस समय, तो उस तरीके से क्या किया उन्होंने, अस्त्रों का इस्तेमाल किया और उच्च स्तरीय बारूद और उसमें क्या है तोप का निर्माण करना उसने स्टार्ट किया। तो इस तरीके से उन्होंने कब्जा कर लिया। फिर 1662 में क्या हुआ, मीर जुमला नेतृत्व किया मुगलों ने इन पर आक्रमण किया, लेकिन ये जो है इन्होंने युद्ध किया, लेकिन जो है अहम शासक पराजय साबित हुए। फिर इनको बंदी बना लिया गया और बंदी बनाने के बाद में जो है इनको बेगारी प्रथा, जैसे कि इनसे काम लिया गया मुग़ल सल्तनत में, लेकिन उनके एवज में इनको कोई रुपया पैसा दिया गया नहीं, तो उस चीज़ को बोलते हैं बेगारी। तो बेगार पर निर्भर हो गए, इनसे जबरन काम लिया जाने लगा, इसलिए इन लोगों को पाइक कहते हैं। तो यूपीएससी प्री या फिर स्टेट पीसीएस में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर इन्होंने क्या किया, सिंचाई बांध, जो कुछ लोग सेना में भर्ती हो गए और कुछ लोग जो है चावल की खेती करने लगे, इसलिए जो है हम जो है कुलों में विभाजित हो गए, जिन्हें खेल कहते हैं, है ना। कुलों में विभाजित हो गए जिन्हें खेल कहते हैं। बहुत सारे लोग सेना में चले गए, बहुत सारे लोग जो है कृषि जो है उन्होंने व्यवसाय अपना लिया, इस तरीके से विभाजित हो गए। फिर अब देखते हैं कि जो जनजाति लोग रहते हैं वो देवी देवता पूजा करते हैं, और ब्राह्मण धर्म आने से इनकी संस्कृति को चोट पहुंची है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन लोगों ने भी क्या करा है, इनकी जो संस्कृति वगैरह है ना, जो भी ब्राह्मणवाद था उनके कारण इनके जो है संस्कृति को क्या है चोट पहुंची है। इन्होंने जो है धर्म परिवर्तन के कारण या फिर इनके जो संस्कृति वगैरह है उनमें परिवर्तन हुआ है। तो इस प्रकार जो ये चैप्टर समाप्त हो गया है। आई होप जो है आपकी वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर जो है आपको कुछ भी कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।